Good morning all. Welcome to Learners Academy. So limits and derivatives is our next topic. क्योंकि आज आप लेट आए हो, मैं वैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट एक में करवा देता, लेकिन अब 2 क्लासेस में करना पड़ेगा बिकॉज वी विल गो इन द ग्रेट डिटेल इन दिस चैप्टर. ठीक है, इसको निचोड़ के सीखना पड़ेगा. बहुत सारी बातें हैं, है ना. सबसे पहले तो चैप्टर का मतलब ही समझ नहीं आता बच्चों को, तो पहला टास्क तो यह है कि इसमें हो क्या रहा है वो समझ में तो आ जाए. फिर कैसे हो रहा है, फिर अगली बात होगी कैसे हो रहा है. वो समझना आसान है, उल्टा कैसे हो रहा है. लेकिन हो क्या रहा है, टॉपिक ये क्यों बना, उसको सोचना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू कि इस चैप्टर के बाद से अपन कैलकुलस पोर्शन में एंटर कर रहे हैं. किस में एंटर कर रहे हैं, थोड़ा एक ओवरव्यू, एक चार्ट बना देते हैं. कैलकुलस पार्ट पोर्शन का सबसे पहला टॉपिक यही है जो अभी अपन सीख रहे हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. और इस साल हमारा कैलकुलस पोर्शन इस चैप्टर पे शुरू और इसी चैप्टर पे खत्म हो जाएगा. दैट मीन्स कैलकुलस का और कोई चैप्टर हमारे कोर्स में इस साल नहीं है. अगले साल जो पहला चैप्टर जिससे हमारी मुलाकात होगी कैलकुलस की, उसको कहेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. इवन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी आपस में कनेक्टेड है कि कंटिन्यूटी होती है तो डिफरेंशिएबिलिटी होती है, लेकिन चलो अभी के लिए इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, राइट. फिर जो अगला पोर्शन आएगा जिसको अपन कहते हैं डिफरेंशिएशन. क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन. आपने अभी इस साल तो नहीं पढ़ा, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, राइट. क्योंकि सारे के तीनों के तीनों पीसीएम स्टूडेंट्स हो, तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कि क्या होता है. डिफरेंशिएशन के बाद अगला टॉपिक आने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एक्चुअली जो डिफरेंशिएशन करके जो चीज मिलती है उसको डेरिवेटिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव. तो वो डेरिवेट, इसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो देख रहे हैं ना आप, ये वो ही इसका थोड़ा बहुत कनेक्शन इस चैप्टर में हल्का फुल्का दिखाई देगा दूसरी एक्सरसाइज में, ना. तो डिफरेंशिएशन करके जो फंक्शन मिलता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स. और डेरिवेटिव्स का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, या रियल लाइफ छोड़ो, मैथमेटिक्स की मैथमेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स बनती है हमारे सामने, उसमें क्या एप्लीकेशन है वो इस चैप्टर में सीखना होगा. यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे. पांचवा टॉपिक बनेगा हमारा डिफरेंशिएशन का उल्टा, इंटीग्रेशन. क्या, इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन से जो चीज मिलती है उसको बोलते हैं इंटीग्रल्स. क्या बोलते हैं, इंटीग्रल्स. क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन से जो चीज मिलती है उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स. इंटीग्रेशन से जो चीज मिलती है उसको बोलते हैं इंटीग्रल्स. और क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अपोजिट प्रोसेस है, तो डेरिवेटिव्स का उल्टा इंटीग्रल्स है. डेरिवेटिव्स का उल्टा, भाई जो प्रोसेस का उल्टा प्रोसेस, उस प्रोसेस से जो आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट का वो उल्टा आउटपुट. तो इस प्रोसेस से आउटपुट मिल रहा है डेरिवेटिव्स, इस प्रोसेस से आउटपुट मिल रहा है इंटीग्रल्स. दैट मींस डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं. अपोजिट चीजें हैं, इसीलिए इस इंटीग्रल्स का दूसरा नाम रखा गया है एंटी डेरिवेटिव्स. यस और नो, समझ आया. यानी आई कैन से द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. ओके. पांचवे के बाद फिर छठा पार्ट ये रहेगा कि भैया जब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन सीख रहे हो तो इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन सीख लो. भाई इसका भी कोई रोल होता होगा, बोलो. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है इसका. और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस. जो हम इक्वेशंस क्लास 10th या 9th से सीख रहे हैं उसमें डेरिवेटिव्स आ जाएं तो उनको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि शायद फिजिक्स में थोड़ी बहुत अभी इस साल भी आपके आ गई होंगी. तो ये 7 टॉपिक हैं बेटा जो कैलकुलस को खत्म करेंगे नेक्स्ट ईयर. इस साल शुरू होगा, नेक्स्ट ईयर खत्म होगा. ये वाला पोर्शन पूरा अगले साल है, इस साल केवल ये है. और आपके लिए बुरी खबर यह है कि अगले साल 80 में से 44 मार्क्स का पोर्शन ये है. तो इस साल ये ढंग से नहीं सीखा, ये बेस लेवल नहीं पकड़ा भाई इसमें होता क्या है, तो अगले साल बस क्वेश्चंस रटोगे, समझ में कुछ नहीं आया, ये मान के चलो बर्बाद हो जाओगे. भाई 80 में से 44 मार्क्स का पोर्शन ही कवर नहीं हुआ, मैथ्स खत्म. मतलब मैथ्स है ही पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन. कोई कहता है ना 12th की मैथ्स बता कैसी है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है उसमें. और किसी टॉपिक के बारे में बात ही नहीं होती. हालांकि और टॉपिक्स भी, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स भी नया टॉपिक आएगा, है ना. उसके अलावा 3D का बहुत अच्छा पोर्शन है वो आएगा, वेक्टर अलजेब्रा आएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छे लेवल पे, मतलब कातिल लेवल पे. ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं देखी होगी आपने, बहुत ही अच्छे लेवल पे, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता. 12th की मैथ्स बोले तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन. द पॉइंट इज दैट की वेटेज सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसी का रहता है. तो कुल मिला के 12th की मैथ्स पे अगर अपने को कमांड हासिल करनी है तो
11th का ये वाला चैप्टर थोड़ा सा ढंग से समझेंगे, बहुत सरल है इस साल, बहुत ही सरल है। क्वेश्चन अभी मैं करवाने लगूँ, सब कुछ हटा के पहले से शुरू करूँ, क्वेश्चन भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे सर, इतना सा काम है क्या। लेकिन उसके पीछे की थ्योरी क्या है, उस थ्योरी को नहीं समझा तो नेक्स्ट ईयर बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उन थ्योरीज पे बेस्ड है। समझ गए, स्टार्ट करें। ओके, अब बात करते हैं कि कैलकुलस की क्यों जरूरत है, व्हाट इज द नीड ऑफ कैलकुलस। चल रहा है ना बढ़िया काम, मैथ इतने सालों से पढ़ ही रहे हैं, इतनी अच्छी पढ़ी रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स भी कवर किए, सब कुछ तो हो रहा है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ कैलकुलस। सो कैलकुलस इज ए branch of modern mathematics. Calculus is a branch of modern mathematics. The next question which arises is that कि what is the need of modern mathematics. अभी तक जो हम मैथ्स पढ़ रहे थे वो थी ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स। वो क्या थी, अच्छा मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि अभी 5 साल पहले आई मोदी ने निकाली है। मॉडर्न का मतलब इसको भी हो गए सैकड़ों साल, उसको हजारों हो गए तो उसको सैकड़ों हो गए, ऐसे मान लो 300-400 साल पुरानी ब्रांच मान लो, या 700-800 साल पुरानी। और ट्रेडिशनल मैथ्स तो जब से सृष्टि बनी है तब से ही, ऐसे मानो ना। ट्रेडिशनल मॉडर्न में ये डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि अभी कांग्रेस सरकार में या बीजेपी सरकार में कोई नई चीज निकल के आई है। ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स, क्योंकि अभी इलेक्शंस का माहौल चल रहा है ना, तो माइंड में बात आ सकती है कि हाँ सर मोदी ने निकाली होगी। चलो आप, ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स, अभी तक जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स, और अब जो कैलकुलस में हम पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। सो मॉडर्न मैथमेटिक्स की उस ब्रांच पे शिफ्ट होने का फायदा क्या है, उस पे मतलब हम जाएं क्यों, जब ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से प्लस माइनस गुणा भाग कर ही रहे हैं हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक में, और बढ़िया काम चल ही रहा है। सो उसको समझने के लिए कि एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल कंसिडर करना। ये एक या दो एग्जाम्पल देते हैं। लेटस से ये तो है पुलिस और ये है चोर, और इनिशियली इन दोनों के बीच में लेट से 100 मीटर का गैप है। कितना, 100 मीटर का गैप है। अब पुलिस चोर को पकड़ रही है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी, तभी तो पकड़ पाएगी। मान लो उसकी स्पीड कम और इसकी ज्यादा हो तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, गैप बढ़ता जाएगा। तो मान लो इसकी ज्यादा इसकी कम है, और कुछ समय के बाद ये पुलिस जो है ये चोर के स्थान पे होगी, ये पुलिस ये थीफ। कुछ समय के बाद भागते भागते पुलिस चोर के स्थान पे होगी या नहीं होगी, बोलो। भाग रही है तो होगी ना। लेट से कुछ समय के बाद पुलिस आ गई यहाँ, आ गई, आ गई। चोर क्या वेट कर रहा है उसका आके मुझे पकड़ ले, वो और आगे निकल चुका है, वो और आगे निकल चुका है। तो लेट से, लेकिन सर पहले 100 मीटर का गैप है, आज गैप थोड़ा कम हुआ होगा। पहले 100 में क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, तो आज ये पुलिस चोर के पीछे है, लेकिन गैप थोड़ा तो कम हुआ होगा, कुछ थोड़ा बहुत तो उसको सक्सेस मिली होगी पुलिस को। तो लेट्स से कि थोड़ा गैप कम कर देते हैं, यहाँ पे पहुंचा देते हैं, या 80 मीटर कर देते हैं, चलो है ना। कितना कर देते हैं, 80 मीटर, ठीक है। ठीक है, थोड़े समय के बाद वापस पुलिस चोर के स्थान पे आ गई, आ गई क्या, और ठीक थोड़ा सा आगे, और थोड़ा गैप कम हो गया ना। ये पुलिस, अब आपकी गलत फहमी है कि वो 60 हो गया, वही चीज समझिए यहाँ पर। ये प्रोसेस जब ऐसे चलता है बेटा तो ये रेशियो में चलता है। ये किसमें चलता है, आप ये देखो उनकी स्पीड का जो भी रेशियो रहा होगा उस रेशियो से ये गैप कम हो रहा है। तो आप देखो 100 का 1/4, 100 का 4/5 पार्ट रह गया है, देखो ध्यान से, 100 का कितना पार्ट रह गया है, तभी तो ये 80 आया। तो 80 का 4/5 पार्ट रहेगा, करो कितना आया, 64 मीटर रहा होगा, ना कि 60 मीटर जो कि आपको लग रहा है, राइट। कितना रहा होगा, 64 मीटर। अब 64 का 4/5, अब 64 का 4/5 कुछ पॉइंटों में आएगा, उसका 4/5 फिर कुछ पॉइंटों में आएगा, उसका 4/5 कुछ पॉइंटों में आएगा, उसका 4/5 कुछ पॉइंट में। ये इनफाइनाइट टाइम से चल रहा है जब तक पुलिस चोर को पकड़ ना ले। अब मुझे एक चीज बताओ प्रियांशु, सोच के बताओ, इस पूरे ये जो भी वारदात हो रही है इसको तो एक बार के लिए मतलब 10 सेकंड के लिए भूल जाओ, मुझे तो केवल इस प्रॉब्लम पे ध्यान दो। इसको मैं कितनी बार 4/5 से मल्टीप्लाई करूं कि ये 0 हो जाए, मतलब कम हो रहा है ना। 4/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है। 100 से 80 हुआ, 80 से 64 हुआ, तो 64 से और छोटा और छोटा और छोटा। तो उसको मैं कितनी बार 4/5 से मल्टीप्लाई करूं कि ये 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, सोच के बताओ।
अंदाजा ही बता दो कि सर 100-200 बार तो करना पड़ेगा, या आपके अगर आप एग्जैक्ट बता सकते हो तो वेल एंड गुड। आप बताओ इसको मैं कितनी बार 4/5 पार्ट करूं? 8-9 बार करूं। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो कर चुके हैं, 7 8 9 बार और करें। ओके, देखो बात डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन आपको करके ही दिखा देता हूँ। क्या 9 बार में ही 0 होगा? चेक करें। आपका आंसर है 9 बार। किसको? 64 को। 64 को 9 बार अपन 4/5 से मल्टीप्लाई करें। लेट से क्या होता है देखते हैं। तो 64 को मैं 9 बार 4 से गुणा कर देता हूँ, लेकिन ये कैलकुलेटर ही ना फेल हो जाए, क्योंकि इसमें भी इसकी लिमिट होती है ना डिजिट्स की। इंटू 4, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। 9 बार कर दिया मैंने। अब 5 बार 9 से भाग दे दूं, डिवाइडेड बाय 5। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। अभी तो 8 मीटर गैप है, 8.5 मीटर गैप है उनके बीच में। एक बार और कर दो। इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। अभी भी गैप है। इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। अभी भी है। इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, वही तो समझाना है। अभी भी गैप है। इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। वैसे मैं इस चीज का बिल्कुल विरोधी हूँ कि यू विल नॉट यूज कैलकुलेटर्स इन योर मैथ्स एग्जाम। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स अकाउंट्स में यूज कर सकते हो, बट टू सेव अवर एंड योर टाइम, इतना सब कैलकुलेशन में मैथमेटिकली करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना? इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। बड़ी बड़ी क्लासेस में ये जो एक्टिविटी करवाते हैं ना, तो वो रिजल्ट्स लेके आते हैं कि बेटा आप एक बार करोगे ना तो ये आएगा, ये करोगे ये। अपन एटलीस्ट करके तो देख लो। ठीक है, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। अभी भी 8.80 मीटर का गैप है, राइट? इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, 1.44, 1.15। अब लग रहा है हो जाएगा। 0.92, 0.73, 0.59, 0.47, 0.37, 0.30, 0.24, 0.19, 0.15, 0.12। हाँ, आपने 9 बार बोला था, कम से कम 90 बार तो ही है ये। चलो बात वो नहीं है कितनी बार। आप देखो 0.079 में चला गया ये। तो ये 0.0111 होता जाएगा। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये 0.0000111124 ऐसे कुछ हो जाएगा। फिर 0.0000000 करके होता जाएगा। आपकी और मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर ये कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स की कोई वैल्यू, कोई सीमा है क्या भाई? कितने ले सकते हो? इनफाइनाइट ले सकते हो। ये तो 0.00000 करके 1 करोड़ बार 0 और 1 भी रहेगा कभी ना कभी। तो वो भी जीरो तो नहीं है ना? वो भी जीरो है क्या? नहीं है। तो अब इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को वापस उस रियल लाइफ से कन्वर्ट करो, तो कंक्लूजन निकलता है पुलिस भैया आप चोर को कभी पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके और उसके बीच का गैप कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अब वो एक अलग बात है कि सर 1 मीटर दूर से तो धक्का मार देगा, गिर जाएगा। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। मैथमेटिकल के हिसाब, मतलब ट्रेडिशनल मैथ्स के हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपके कैट मैट के एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है। इवन जब मैंने एग्जाम दिया था, और हमेशा आती है, मतलब बहुत सालों से रिपीट हो रही है। मेरे सामने भी आई थी क्वेश्चन भी सेम एज इट इज आया था उस टाइम जब मैंने फाइट किया था। क्या होता है कि है ना, एक बॉल गिरती है ऊपर से। और वो बॉल गिरती है ना, तो वो जस्ट 10 मीटर से गिरी, तो आधी ऊपर आ जाती है, 0.5 मीटर ऊपर आ जाती है। तो वापस बाउंस करेगी, फिर आप इस ऊपर आ जाएगी। तो ऐसा करके वो आधी 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 होती जाएगी। तो सवाल ये है
कि वो रेस्ट पे कब होगी, मतलब वो बिल्कुल रेस्ट यानी कि स्टॉप कब हो जाएगी, बाउंस करना स्टॉप कब हो जाएगी। तो अगर ट्रेडिशनल मैथ से चलें तो कभी होगी नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर को 1/2 1/2 1/2 आधा 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 आधा, हर नंबर को आप आधा 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 करे जाओ तो वो जीरो कभी नहीं हो सकता। तो ट्रेडिशनल मैथ्स कहती है कि वो जिंदगी भर बाउंस होती रहेगी। बट इज इट पॉसिबल कि वो बॉल जिंदगी भर, आप 10 दिन बाद आके देखो अभी भी बाउंस ही हो रही है? नहीं, वो रेस्ट पे तो होगी ना। तो इसीलिए जरूरत होती है कैलकुलस की। अब कैलकुलस क्या करती है? कैलकुलस करती है कि आपके उसके और उसके बीच में 0.00001 मीटर का गैप है ना अभी भी, है ना? तो ये गैप नियर टू जीरो ही तो है, तो मान लो यही जीरो है। समझ गए क्या? यानी कि चीजों की एक्सपेक्टेड वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू, अभी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ ही रहे हैं अपन, है ना, अप्रोक्सीमेट भी बोल सकते हैं उस चीज को। वो वैल्यू निकालने वाली मैथ्स को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मॉडर्न मैथ्स। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, ट्रेडिशनल तो जो हम कर रहे हैं वो है। मॉडर्न मैथ्स क्या कहते हैं कि आप ये मत निकालो कि उसकी वैल्यू क्या होगी, आप ये निकालो उसकी अनुमानित वैल्यू क्या होगी। जब आप इस राह पे चल रहे हो तब वो वैल्यू कैसे डिक्रीज हो रही है, किस पैटर्न पे डिक्रीज हो रही है, बस उस पैटर्न को पहचान के आप आंसर्स निकालो। इस चीज को कहते हैं कैलकुलस। समझे? दोनों एग्जांपल्स क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है? ओके। अब इस साल जो आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में पढ़ना है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन फंक्शंस, टोटली बेस्ड ऑन फंक्शंस। जो हम लिमिट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ के हैं चैप्टर 2 और 3 में, जैसे मैंने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू 3x + 5, तो इट इज अ फंक्शन ना। मैंने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इट इज ऑल्सो ए फंक्शन। तो इन फंक्शंस पे ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स अप्लाई होंगे। तो अब डेरिवेटिव पार्ट को एक बार भूल जाओ, सबसे पहले अपन आता है लिमिट्स। पहला पोर्शन इसका, है ना, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है चैप्टर, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो पहला पार्ट है लिमिट्स। लिमिट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझो। तो लिमिट को सिंपली अगर मैं कह दूं तो लिमिट बोले तो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट बोले तो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू बोले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू या टेंडिंग वैल्यू। टेंडिंग वैल्यू सर अप्रोप्रिएट वर्ड, टेंडिंग वैल्यू या फिर लिमिटिंग वैल्यू। टेंडिंग वैल्यू यानी कि या फिर लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, अब जब फंक्शंस की बात आ रही है तो ग्राफ्स तो बनाने पड़ेंगे, फंक्शंस तो चलते ही ग्राफ्स पे है ना। तो यहाँ से अब पूरा इसका अपन चैप्टर में घुस चुके हैं, आ जाओ। लेट्स से कि ये एक 2D ग्राफ है ना, 3D की बात नहीं करेंगे अपन, फंक्शंस 2D में चलाएंगे। लेट्स से कि 2D प्लेन है ना, और एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ ऐसे है। इस ग्राफ को रीड करना आता है आपको? इस ग्राफ का मतलब क्या है? लेट्स से ये 1 है, 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है ना। जो ब्लैंक होल आ जाता है इसका मतलब वहां पे डिफाइन नहीं है, वो वाला पॉइंट उसके रेंज में नहीं है, उसके अलावा इसकी रेंज यहाँ भी है, राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है ना। तो किसी ने कहा यार ये जो भी फंक्शन है इसमें f(1) निकाल के दे। क्या निकाल के दे? आप कहोगे 1 पे डिफाइन ही नहीं है, कैसे निकाल के दे? f(1) पे आप यही लिखोगे नॉट डिफाइंड, ये लिखोगे नॉट डिफाइंड, फंक्शन की वैल्यू ही नहीं है। तो ऑब्वियसली इस केस में आप ये तो नहीं निकाल सकते, पर आपको पता है आप ये जरूर निकाल सकते हो, ये जरूर आप निकाल सकते हो। अब ये क्या लिख दिया आपने? इसका मतलब है एफ एक्स की वो वैल्यू बताओ, एफ एक्स की एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 की लिमिटिंग वैल्यू बताओ। एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 की उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बताओ या टेंडिंग वैल्यू बताओ। इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब ये होता है जब एक्स 1 की तरफ बढ़ रहा था तो फंक्शन किस ओर बढ़ रहा था, बस किस ओर बढ़ रहा था वो वैल्यू बताओ। फॉर एग्जाम्पल, किडनैपर ने किडनैप कर दिया किसी को। अब ये पता थोड़ा ना किसी को भी किडनैपर ने कहाँ रखा है, उसको बंदी बना नहीं रहता। तो पुलिस क्या करती है? टेंडिंग वैल्यू सोचती है, फुटस्टेप्स को फॉलो करती है कि इस समय जो है, जो किडनैपर है वो इस ओर टोंक की ओर बढ़ रहा था। तो वो ही बहुत बड़ा हिंट होता है। ये तो नहीं पता वो कहाँ गया, ये तो नहीं पता कि इस समय वो किडनैपर ने कहाँ पे किडनैप करके रखा है, लेकिन टेंडिंग वैल्यू तो पता है। तो हमको ये तो नहीं पता कि 1 पे क्या वैल्यू है, 1 पे तो वैल्यू नहीं है, हमारे पास कोई सुराग नहीं है कि इस समय किडनैपर का है। लेकिन जब x1 की तरफ बढ़ रहा था तब फंक्शन, अच्छा फंक्शन की वैल्यू का मतलब होता है y की वैल्यू, समझ गए ना? ये तो पता है एक 2D प्लेन पे x की वैल्यू ये होती है, y की वैल्यू ये होती है।
तो y की वैल्यू का मतलब क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल इधर देखो कि सपोज करो इसी ग्राफ पे एक चीज, जैसे कि ये 1 है तो ये मान लो 2 होगा, है ना, और 2 होगा तो 2 पे इसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी, लेट्स से ये 1 2 ये मान लो 3 है ना, ये कोऑर्डिनेट आ गया 2,3, समझ गए। तो यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो y का मतलब होता है फंक्शन। y का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स लिखते भी हैं अपन, है ना, y का मतलब क्या होता है, फंक्शन। तो मैं पूछूं ना 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो आपको 3 आंसर देना है, यानी y की जो वैल्यू है वो आंसर देना है, समझ गए। तो अब फंक्शन की वैल्यू इस चैप्टर में अपन y की वैल्यू ना बोल के क्या बोलते हैं, फंक्शन की वैल्यू, क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो समझ जाना फंक्शन की वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं। चलो इसको तो अब छोड़ दो, ये तो केवल ये बात समझाने के लिए थी, वापस उसी मुद्दे पे आओ। तो मैंने कहा कि जब फंक्शन 1 की ओर बढ़ रहा था, देखो उधर स्क्रीन पे, जब फंक्शन 1 की ओर बढ़ रहा था तब y किस ओर बढ़ रहा था, तो पता चला सर y है ना इस ओर बढ़ रहा था, ये कुछ मान लो कि 2.5 है ना, फॉर एग्जाम्पल 2.5 1 पे वैल्यू नहीं है, लेकिन फंक्शन ऊपर 2.5 की तरफ चढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं राइट साइड में से शिफ्ट हो रहा था तो फंक्शन ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा था, फंक्शन यानी y की वैल्यू ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही थी। तो आखिरी सुराग यही मिले कि वो 2.5 के कहीं करीब था, तो इसका आंसर मैं 2.5 लिख सकता हूँ, उसका आंसर नहीं लिख सकता 2.5, पर इसका आंसर मैं 2.5 लिख सकता हूँ। इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू, टेंडिंग वैल्यू बताओ, जैसे जैसे x1 की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे x1 की तरफ बढ़ रहा है उस समय फंक्शन किस ओर बढ़ रहा है, वो वैल्यू बताओ। तो वैल्यू क्या है, 2.5 एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहली चीज तो बेटा इस चीज का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, लिमिट f ऑफ x व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स a। इस बात का मतलब क्या होना चाहिए, इस बात का मतलब ये होता है the value of fx when x approaches towards a या x tends towards a, x approaches towards a, ओके। a कोई वैल्यू है, x किसी a वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है, तो फंक्शन किस ओर बढ़ रहा है, उस वैल्यू, इस पूरी बात को मैं इसे स्टेटमेंट में लिखूं या ऐसे लिख के छोड़ दूं, एक ही बात, इसका नोटेशन है ये, इस बात का ये मैथमेटिकल नोटेशन है, समझ आया सौम्य। एक्स अप्रोच नहीं कर रहा है, हम्म यही है, हम्म और जो उसकी वैल्यू है ना, देखो एक्स ए ही है तो उस चीज को तो एफ ऑफ ए कहेंगे ना, वो तो फंक्शन की ए पे एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, वो तो फंक्शन की ए पे एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, वो तो अपन तब निकाल ही लेते हैं जब फंक्शन डिफाइन होता है, लेकिन फंक्शन ए पे डिफाइन ही नहीं है। केसेस, ये एक केस था कि फंक्शन ए पे डिफाइन नहीं था, तो अपन उसमें ए पर तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, ए पे तो आंसर ही नॉट डिफाइंड है, लेकिन अप्रोचेबल वैल्यू निकाल सकते हैं कि हाँ, दूसरे शब्दों में बात करूं तो ऐसे निकाल सकते हैं कि ए के जस्ट बगल में इतना सा माइनस कर दो, जस्ट बगल में उसकी क्या वैल्यू थी, मान लो उसकी ए के जस्ट बगल में वैल्यू थी 2.49999999, तो ए पे मान लेते हैं 2.5 रही होगी, ये सोचना ही लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ए के पास वाले की वैल्यू है, ए के जस्ट पास वाले की निकाल ली, ए की वैल्यू ये है, हाँ, इसकी जस्ट पास वाले की वैल्यू, जैसे कि सपोज करो अभी वही वाला ग्राफ लो, ये वाला ग्राफ लो, मान लो कि ये फंक्शन है, अब ये तो है हमारा 1, ये तो है हमारा 1, अब 1 पे ये वाली वैल्यू मान लो डिफाइन नहीं है, यहाँ पे मैं सर्कल लगा देता हूँ, ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, ओके। तो आप 1 के जस्ट बगल में आ जाओ, या नहीं यहाँ पर जाओ, यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू रही होगी, तो ये जो वैल्यू रही होगी इसके जस्ट पास में, समझ गए। जैसे आखिरी फुटप्रिंट्स मिले गिरने पर के बाईपास, निवाई बाईपास पे गेट के बगल में, तो आसपास की किसी जो ढाबे वाबे पे उसने उसको बंदी बना के रखा होगा गिरने पर ने, ये ट्रेसेस मिले ना। तो ट्रेसेस क्या है भाई, 1 पे तो नहीं निकाल सकते, 1 पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं, तो 1 के जस्ट बगल में जो वैल्यू है वही वैल्यू, अभी मान लो ये वैल्यू अगर 2.49999999 है इनफाइनाइट टाइम्स, तो इट इज एज इक्वल टू 2.5, तो ये हो गई इसकी अप्रोचेबल वैल्यू, ठीक है क्या, क्लियर है। अब जैसे ये बात कंप्लीट हुई तो एक टेंशन और शुरू हो गई, सर एक्स को आप इधर से, मतलब 1 को आप इधर से थोड़ा ना, इधर से भी तो अप्रोच कर सकते हो सकता है कि पुलिस वहां से आ जाए, यहाँ से ना आके वहां से आ जाए। तो हर एक फंक्शन की लिमिटेबल वैल्यू जो अपन निकालते हैं, लिमिटेबल वैल्यू कह दूं, टेंडिंग वैल्यू कह दूं, या यूं कह दूं लिमिट निकालते हैं, x इक्वल टू 1 पे लिमिट निकालने का मतलब वही है कि x इक्वल टू 1 पे टेंडिंग वैल्यू निकालना।
ये दो तरीके से निकाली जाती है, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होती है राइट हैंड। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो उस पॉइंट को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो उस पॉइंट को राइट साइड से अप्रोच करना। ठीक है। और लेफ्ट साइड से अप्रोच करके और राइट साइड से अप्रोच करके अगर आप एक ही पॉइंट पे आके अटकते हो तो वो उसकी लिमिटेबल वैल्यू है। और मान लो लेफ्ट साइड से मैं इधर अटक रहा हूँ, राइट साइड में कहीं और अटक रहा हूँ, तो वो उसकी लिमिटेबल वैल्यू नहीं है। उस केस में एक टर्म बोली जाती है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोली जाती है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी उसकी टेंडिंग वैल्यू भी नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू तो थी नहीं, उसकी टेंडिंग वैल्यू भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक टीम मेरी यहां से गई, उसने कहा कि यार ना वो टोंक गए हैं, जो ट्रेजेस मिले हैं वहां से क्या मिले हैं, वो टोंक गए हैं। और एक दूसरी टीम ने पता लगाया कि वो तो साहब उदयपुर गए हैं। अब इसका तो कोई मेल ही नहीं हुआ। तो यानी कि भाई साहब हम फेल हैं, हमारा सारे थ्योरी फेल है, हम पता ही नहीं लगा सकते, उसकी अप्रोचेबल वैल्यू भी नहीं पता लगा सकते। हाँ, लेकिन इधर से और उधर से सेम आके अटक गए। वो भी कहता है कि यार फंक्शन जब 3 की तरफ बढ़ रहा था और एक्स जब 3 की तरफ बढ़ रहा था तो फंक्शन 5 की तरफ बढ़ रहा था, लेफ्ट साइड से भी। राइट साइड वाली टीम भी यही कहती है कि जब राइट साइड से हम आए तो राइट साइड से भी यही काम हो रहा था। तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ फिर तो जो x = 3 पे लिमिटेबल वैल्यू 5 है। और मान लो अलग अलग आ जाए तो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, देयर इज नो लिमिटेबल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर है क्या? मोटे तौर पे समझ में आया क्या? अभी अपन कॉन्सेप्ट को अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे, कुछ बातें सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करूं? ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको लिखना क्या क्या है, अब तक के मतलब अब तक जो अपन ने सीखा है उसमें क्या क्या लिखना है। आ जाइए, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसमें एक ऑप्शनल है, कितनी एक्सरसाइज है इसमें? एक ऑप्शनल भी है क्या इसमें? दो मेन और एक मिसलेनियस। देखना ये वाली एक्सरसाइज भी है क्या इसमें? ये एक्सरसाइज मैंने बच्चों को कराई थी एक बार, चलो ये वाली देखना। इस टाइप की कोई एक्सरसाइज है क्या? नहीं है? चलो तो ये, अच्छा आखिरी आखिरी में देखो बुक के एंड में भी कुछ है क्या ऐसा कुछ? करवाई है तो कहीं तो होगी। नहीं? सीरीज है, सीरीज से पहले आओ। नहीं, सीरीज से पहले वाला चैप्टर में आओ, मतलब पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है। चलो एनीवेज, आई जब देखेंगे, आ जाओ। छोड़ो फिर, छोड़ो उसको। देखो इधर आओ। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर हेडिंग। लिमिट्स का मतलब लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट्स का मतलब वैल्यू। अब पढ़ना। बस इस चैप्टर में एक ही प्रॉब्लम है जो मुझे आज तक फील होती है। इसके इसका जो नाम और इसकी जो ये टर्म्स है ना, थोड़ी सरल रख देता ना तो इस बच्चों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाती। इसकी जो वर्ड्स है ना, जैसे अप्रोचेबल वैल्यू को अप्रोचेबल वैल्यू ही कह देता, उसको लिमिट्स बोलने की क्या जरूरत है ना। लिमिट का मतलब होता है कि उसकी लिमिट हो गई, उससे आगे वो नहीं गया होगा। तो इस तरीके से सोच के कोई उन्होंने टर्म्स बनाए होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो टर्म्स बन जाते हैं हमको तो वही फॉलो करना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, कुछ सरल सी बात कह देता है ना, एक्स वाई वाली चीज ऐसे कुछ कह देता। तो वो हमारे मर्जी से नहीं चलेगी। चलो आओ। द लिमिट और द लिमिटिंग वैल्यू। इधर देखो, अब इधर देखो। द लिमिट कह दूं या लिमिटिंग वैल्यू कह दूं, एक ही बात है। एक फंक्शन की लिमिट या लिमिटिंग वैल्यू एक एक पॉइंट पे होती है, एक पॉइंट पे ही बात की जाती है। एक पॉइंट का मतलब हो गया भाई उस पॉइंट पे जब फंक्शन बढ़ रहा, एक्स बढ़ रहा था तो फंक्शन की वैल्यू क्या है। अब मैंने ये एट ए पॉइंट ही नहीं लगाया तो फिर इस चीज की कोई डेफिनेशन ही नहीं हुई ना। ठीक है ना। एट ए पॉइंट इज दैट वैल्यू towards which the function यानी कि fx is approaching as the value of x is approaching towards the set point। जैसे जैसे x की वैल्यू उस कहे हुए पॉइंट को अप्रोच कर रही है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू किस वैल्यू पे अप्रोच कर रही है उस वैल्यू को ही उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कही जाएगी। ठीक है। ठीक है, जो बात आपने कही उसी को बस डेफिनेशन में उतार दिया गया है। आगे बढ़ो। इट इज डिनोटेड बाय ए टर्म। इसको इसकी टर्म जो है, जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो कुछ ऐसा होगा। लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए, या फिर पहले भी बोल देते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए ऑफ एफ एक्स, ऐसे भी बोल देते हैं। लिमिट
एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, अभी अभी फिर मैंने बात कही कि जैसे ही लिमिट्स खत्म होता है तो डेफिनेशन खत्म होती है तो फिर शुरू होती है कि लिमिट्स कितने टाइप की होती है। तो एक तो होती है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। शुरू करने से पहले उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं मैं, उसी फंक्शन को। ये एक 2D प्लेन है, ये एक 2D प्लेन है, ये एक फंक्शन है जो ऐसे है और फिर ऐसे है। देखो ऐसे ब्रेकेबल फंक्शंस भी आपको मिलेंगे जो कि टूटे हुए होंगे, है ना। इसका मतलब समझो इस फंक्शन का, मान लो कि ये 1 2 ले लो, है ना। ये x = 2 है। अब x = 2 पे जब मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं और मान लो कि ये जो वैल्यू है ये है 1, ये है 2 और ये है 3, ये है 1, ये है 2, ये है 3। जब मैं x = 1 को राइट लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो चेक करो फंक्शन की वैल्यू 1 पे जा रही है। किस पे जा रही है? और जब मैं इसको राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो ऊपर से आओ, फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है? 3 पे जा रही है। तो इसको जो आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो उसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। और उसको लिखने के लिए माइनस प्लस साइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 के ऊपर माइनस लगा दूं, दैट मीन्स मैं 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? जब 2 को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे अप्रोच, इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। और जब आप उसको, एक मिनट, जब आप उसको राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे उस फंक्शन को, तब फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 3। और ये हो गई यहाँ पे मिसमैच। क्या हो गई? मिसमैच। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? एक टर्म लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है जैसे जैसे x2 की तरफ बढ़ रहा था तब तक फंक्शन किसी और जा ही नहीं रहा है, या इस तरीके से जा रहा है कि हम उसको अप्रोच ही नहीं कर सकते, अप्रोचेबल वैल्यू ही नहीं है इसकी कोई। हाँ, अगर ये यहीं से शुरू हो जाता तो राइट साइड से भी 2 एंड लेफ्ट साइड से भी 2, तो फिर मैं इसका आंसर दोनों जगह 2 लिख सकता था और फिर मैं लिख देता एग्जिस्ट, और फिर उसका आंसर भी 2 होता। उस लिमिट का आंसर भी क्या होता? 2। अभी लिमिट का कोई आंसर नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई पूछे इसकी लिमिट निकालो, आप क्या कहोगे? डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट साइड से अप्रोच करना उस पॉइंट को, राइट साइड से अप्रोच करना। ठीक है, जाओ बोले आप। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखो, आपका भी है क्या स्कूल? लेट है तो देखो थोड़ा बहुत। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट ए पॉइंट as the value of x approaches towards the set point from its left side is called the left hand limit of the function fx at the set point। इसको लिखते कैसे हैं? मतलब वो की वही डेफिनेशन कॉपी कर ली, बस एक चीज और जोड़ दी यहाँ पे, फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड। जिस पॉइंट की आप बात कर रहे थे उसको अब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो। कहां से अप्रोच कर रहे हो? लेफ्ट साइड से। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय LHL। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL ऑफ एफ एक्स एट x = a। और थोड़ा सा और शॉर्ट करके इस तरीके, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपन ये वाला नोटेशन डालेंगे। क्या लिखेंगे? लिमिट LIM लिमिट, इधर एफ एक्स वो भी फंक्शन गिवन हो, लेट्स से sin x गिवन हो, 2x गिवन हो, 3x² गिवन, जो भी फंक्शन गिवन। अभी के लिए एफ एक्स लिख देता हूँ, फंक्शन तो आपको बताएगा वो। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? x टेंडिंग टुवर्ड्स a के ऊपर माइनस साइन आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि a नेगेटिव है यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि a को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो। नेगेटिव साइड तो हमेशा लेफ्ट साइड होती है, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड क्या होती है? लेफ्ट साइड। और पॉजिटिव साइड क्या होती है? राइट साइड। यानी a को आप, x की वैल्यू a को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो फंक्शन की वैल्यू किस ओर जा रही है उस वैल्यू को ऐसे लिखते हैं। इस बात मतलब उस वैल्यू को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, इक्वल टू जो भी अब वैल्यू आ जाएगी। वेयर एस, इसको पूरे को चेंज कर दो, लेफ्ट साइड की जगह क्या कर दो? राइट साइड कर दो। पढ़ लेते हैं एक बार फिर से, वही सेम डेफिनेशन है। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट ए पॉइंट एज द वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स द सेट पॉइंट फ्रॉम इट्स राइट साइड इज कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट दैट पॉइंट। हमेशा लिमिट एक पॉइंट पे होगी, आप सिंपली नहीं कह सकते इस फंक्शन की लिमिट निकालो, सवाल ही गलत है। किस पॉइंट पे निकालें वो बताना जरूरी है, एट द सेड पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय, अगर पूरा बोले तो राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x = a ऐसे लिखा जाएगा, और शॉर्ट में लिखें तो a के ऊपर वो माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। समझ आया? सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों पार्ट क्लियर हैं क्या? ठीक है, अब अगली चीज,
कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो कैसे पता लगाएं, अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो, हाँ, वे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो भी फंक्शन उस ओर जा रहा था, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो भी फंक्शन उस ओर जा रहा था, इस बात के सबूत मिल जाएं तो ही हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। व्हेन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स a same value as the value of x approaches towards the same point from both left and right sides, then the limit of the function fx is said to exist at the set point। कहा जाता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, उस पॉइंट पे, है ना। किसी और पॉइंट के, मान लो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका मतलब ये नहीं कि किसी और पॉइंट पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, हो सकता है किसी और पॉइंट पे एग्जिस्ट करे। यानी कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने फंक्शन को मैंने इस पे ब्रेक किया था, ऐसे करके ऐसे ब्रेक किया था, मैं कहूँ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे तो इधर से और इधर से सेम है ना, समझ आया। तो किसी दूसरे पॉइंट पे अप्रोच का किसी दूसरे पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। तो आपसे सवाल जब भी होगा तो आपको टू द पॉइंट ही बात करनी है कि किस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो, उसी पॉइंट पे आपको डिस्कशन करना है वो सारा। ठीक है, क्लियर है। चलो, यानी कि इस बात को मैथमेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो इधर, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स एग्जिस्ट इफ, अगर LHL एट एक्स इक्वल टू ए बराबर RHL एट एक्स इक्वल टू ए हो, दोनों की वैल्यू बराबर हो, है ना। या फिर इस बात को, और का मतलब ये नहीं है कि ये हो, और का मतलब है कि इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे ना लिखो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ए ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ ए ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये दोनों बातें इक्वल हों, या ऊपर वाली बात में भी इसको कह सकते हैं, तब आप कहोगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये क्लियर है। अब लिमिट सर निकालते कैसे हैं, तो कुछ इसकी अप्रोचेज हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ नई चीजें यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो ये फ्रेश टॉपिक लेंगे, इसको आज की क्लास में कवर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्या है, अभी तक जो हमने सीखा ना, एक बार उसको आप नोट करो और वीडियो को अच्छे से रिवाइज करो। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में लिमिट्स का मतलब क्या होता है वो समझ लो एक बार अच्छे से। अब लिमिट्स निकालते कैसे हैं, फिर वो हमारा अगला टॉपिक होगा। उसको लिमिट्स को कैसे निकालते, वो एक चार्ट है कि ऐसा हो जाए तो ये करना है, फिर उसके बाद अगर स्लाइड ऐसा हो जाए तो इस रास्ते पे चले जाना है, इस तरीके से निकालनी है, फिर मान लो उधर जाके भी वापस आ जाए तो वापस आ जाना है, इस तरीके से निकालनी। तो पूरा एक चार्ट सीखेंगे अपन, अप्रोच वन, अप्रोच टू, कब अप्रोच वन लगेगी, कब अप्रोच टू लगेगी। तो हाउ टू फाइंड लिमिट्स को अपन नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं। अभी आज की क्लास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन ऐसे मान लो, अभी तक का काम कंप्लीट कर लो। इससे पहले का कंप्लीट है सारे चैप्टर्स का, कब होगा, इस साल तो होगा क्या, इस साल तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो वीडियो तो पढ़ी है लेकिन काम नहीं करेगा तो समझ में नहीं आएगी। वीडियो तो मेरी क्या, मुझसे भी अच्छे अच्छे टीचरों के पहले से ही पढ़ी थी, तू सर्च तो मार, करोड़ों वीडियो मिल जाएगी। वीडियो तो पहले ही पढ़ी थी, फिर पैसे ही क्यों दिए मुझे, कर लेता हूँ वीडियो। वो वीडियो देख ले, मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, मत देख, देख के जब तू नोट्स बनाएगा ना तभी वो वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, शास्त्र तो हमारे पास बहुत सारे हैं, समझ में तो पंडित के ही आते हैं। उनको आते हैं क्या आज तक समझ में आएगा कि बाइबल कुरान या कोई भी शास्त्र समझ में आया आज तक, पढ़े तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन भगवान तो किसी को नहीं मिले ना, समझ गया ना। तो उनको समझाने वाला चाहिए होता है वो गुरु। तो वो उसकी क्लास अटेंड करके वो काम जब वो करेंगे, अपन पूरा प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो चीज समझ में। ठीक है, चलो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।